बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 का तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रही हूँ। आज मैं तीसरे पार्ट पर आ गई हूँ। और ये तीसरा पार्ट आपका है हिमालय की बेटियाँ। अब देखिए, हिमालय की बेटियों की बात यदि करें तो हिमालय की बेटियाँ किसे कहा है इस पाठ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमालय की बेटियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए कहा गया है। तो उसके सौंदर्य को कैसे वो निकल करके, हिमालय से निकलने वाली नदियों में मुख्य नदियों में गंगा और यमुना है और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो चूंकि इन नदियों का जन्मदाता हिमालय है, इसीलिए इस पाठ में हिमालय को पिता की संज्ञा दी गई है और नदियों को उनकी पुत्रियां, बेटियां कहा है। और साथ ही साथ ये कहा है जैसे जो बेटी होती है वो पिता के लिए बहुत प्यारी होती है। छोटे से रूप में जब वो नन्ही सी होती है तो अपने पिता की गोद में बैठ करके खेलती है, कूदती है, उछलती है। और जब बड़ी हो जाती है तो उसी पिता के सामने वो गंभीर हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने नदियों की तुलना जब बेटी से की है और हिमालय को पिता के स्थान पे रखा है, तो बिल्कुल वही स्वरूप भी आंका है कि कैसे बेटियां अपने पिता के सामने होती हैं और कितनी चंचल होती हैं। उसके स्वरूप का क्या वर्णन है वो इस पाठ में सब बताया गया। अब मैं पाठ के एक पैराग्राफ को पढ़ूंगी, फिर आपको बताऊंगी। साथ ही साथ उसमें जो कठिन शब्द आए होंगे वो मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। तो आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। मैं पाठ शुरू करती हूँ। हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान से उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अब देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक कहता है अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। कहने का तात्पर्य, जब कभी हम किसी पहाड़ी स्थान पर जाते हैं और उस पहाड़ी स्थान पर जाकर हिमालय की तलहटी से अगर हमें हिमालय का सौंदर्य और नदियों का सौंदर्य देखना होगा तो कैसा लगता है, ऐसा ही लेखक को भी लगा। तो लेखक ने कहा कि तब मैंने जब उसे दूर से देखा था तो वो मुझे बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी और लगता था कि बहुत शांत और धनाढ्य महिला की तरह दिखाई पड़ती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। और लेखक ने कहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखकर उनके प्रति एक आदर और श्रद्धा का भाव व्यक्ति के मन में होता है। जैसे हम गंगा को देखते हैं तो उन्हें माँ का दर्जा देते हैं कि गंगा जो है वो माँ है।
गंगा माँ। तो गंगा को हम माँ का स्थान देते हैं। वही सोच करके लेखक ने कहा कि ये नदियाँ जो हैं हमारी माँ, मामी और मौसी जैसी हैं, यानी इन्हें हम क्या मानते हैं कि हमारी माता हैं। तो वही आदर, वही अपार श्रद्धा मन में लेखक के उठ जाती है। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। उन्होंने कहा कि जैसे माँ की गोद में सुखानुभूति मिलती है, जैसे मामी और मौसी की गोद में सुखानुभूति मिलती है, ठीक वैसे ही इन नदियों के जल में स्नान करके माँ का प्रेम, मौसी का प्रेम, मामी का प्रेम जो होता है, जैसे लगता उस स्नेह में लेखक को लगता कि वो डूब गया है, उसे वो स्नेह मिल गया है, हर तरह से उस स्नेह को वो पा गया है। तो उसमें डुबकियाँ, उसके प्रेम में डुबकियाँ लगाया करता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं कुछ शुरू में मैंने देखा था तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो स्वरूप था वो मुझे बिल्कुल अलग लगता था, और बाद में जब कभी मुझे अवसर मिला तब उन नदियों का स्वरूप मुझे बिल्कुल अलग लगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। तो लेखक को पहले कैसे लगता था? संभ्रांत महिला। मैं संभ्रांत महिला का लिख दूँ अर्थ। संभ्रांत महिला, धनाढ़ कह सकते हैं, धनी लिख देते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। धनी महिला जो बहुत गंभीर, धीर, बड़ी उम्र वाली, शांत मिजाज वाली ऐसी होती है, उनके लिए कहा है। तो इन्होंने ये चीज कहा। फिर लेखक ने क्या कहा कि जब कुछ समय के पश्चात उन्हें फिर हिमालय पर जाने का अवसर मिला, हिमालय के कंधे पर चढ़ा। हिमालय के कंधे पर चढ़ा करने का मतलब हिमालय के आसपास जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हिमालय के कंधे पर चढ़ा मतलब हिमालय के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके आसपास उन्हें जाने का अवसर मिला। तब उन्होंने देखा कि तब की बात और अब की बात में बहुत अंतर है। जो नदियां उन्हें पहले कैसी लगती थी, आज वो कैसी दिखती हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान पर उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अब देखिए, बाल्यावस्था से यहाँ नदियों की तुलना की गई है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था जो होती है, जो नदियों का उद्गम स्थल है, वहाँ पर नदियों में वेग बहुत होता है। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो उनमें अपार वेग होता है। क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहिए तो आपको जैसे किसी ढलान पर यदि हम पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो उस पानी में वेग बहुत होगा, लेकिन जब उसी पानी को हम फर्श की सतह पर गिरा देंगे तो उसमें वेग नहीं होगा, फैल जाएगा, पानी चारों ओर फैलाव होगा। ठीक नदियों के उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो लेखक ने इसी चीज़ को यहाँ बताया है कि ये इस चीज़ में बिल्कुल ऐसी ही लगती है। कैसी कि पहाड़ी स्थान पर नदियाँ जब ऊंचे से नीचे की ओर आती हैं तो उनमें अपार वेग होता है, तेजी बहुत होती है, लेकिन होती क्या है, बिल्कुल पतली होती है। वेग होता है और धार में पतलापन होता है। सक्रिय स्थानों से वो निकलती हुई आगे की ओर पत्थरों, पहाड़ों, नदी, टीलों को पार करती
धीरे धीरे जंगलों को पार करती मैदान की ओर बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्रों में आती है, उसकी चौड़ाई विशाल होती चली जाती है, वो चौड़ी होती चली जाती है। और चौड़ी होते होते अब लेखक ने यहाँ पर नदी के दो रूप का वर्णन किया है, बाल्यावस्था का और युवावस्था का। जब बच्चे, लड़कियाँ छोटी होती हैं, शिशु होती हैं, नन्ही सी बालिका होती हैं, अपने पिता की गोद में बैठकर खेलती हैं, तब उनका स्वरूप कैसा होता है? दुबली पतली, नंग धड़ंग, पिता के ऊपर चढ़कर चंचल भाव से कूदना फांदना, खेलना कूदना सब करती हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो लड़कियां बड़ी होकर ऐसी गंभीर हो जाएंगी। ठीक वैसे ही तुलना किया, जब नदियां मैदान में आईं तो वो चौड़ी हो गई और शांत हो गई। यही लड़कियां जब अपनी युवावस्था में आई, बड़ी हुई, तो धीरे धीरे इनकी जो चंचलता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और अपनी युवावस्था में ये गंभीर हो गई, शांत हो गई। तो लेखक ने यहाँ पर नदियों के इसी स्वरूप को देखने के कारण उन्हें हिमालय की बेटियों की संज्ञा दी है कि हिमालय की बेटियां हैं। बेटियां जैसे पिता के पास जब शिशु अवस्था में होती हैं तो बहुत चंचल खेलती कूदती हैं, और जब अपनी वही बेटियां अपनी युवावस्था में आती हैं तो वे शांत हो जाती हैं, बिल्कुल चंचलता उनकी खत्म हो जाती है, उनका स्वरूप निखर आता है और वो बिल्कुल विशाल स्वरूप में हो जाती हैं। तो नदियों की भी तुलना इसीलिए यहाँ पर की गई है कि समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, यानी अपनी युवावस्था में आकर के नदियाँ जो पहाड़ों से जब उतरती हैं तो उनका वेग मैदान में आके शांत हो जाता है, उसका विस्तार बढ़ जाता है। इसको आप समझने के लिए किसी तिरछे ऊपर से पानी को नीचे गिराइए और एक समतल फर्श पर गिरा दीजिए, दोनों के पानी के वेग में अंतर पाइएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनमें वेग होता है, उसमें निर्मलता होती है, उसमें स्वच्छता होती है, लेकिन ये दुबली पतली 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 धाराओं में निकलती हैं। और जब यही धाराएं नदी और जंगलों को पार करती हुई, चट्टानों को पार करती मैदान में आती हैं, तब ये फैलाव पा जाती हैं। ये नदियों की युवावस्था हो जाती है। तो इनका उछलना कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, भावभंगी का मतलब हाव भाव, इनकी भावभंगिमा जो शब्द होता है उसी के लिए यहाँ पर भंगी शब्द लगाया है। हाव भाव जिसको कहते हैं, हाव भाव, हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, हंसी खुशी, प्रसन्नता, हंसी खुशी और प्रसन्नता कहाँ गायब हो जाती है, यानी युवावस्था आने पर ये कैसे रुक जाती है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल, कौतूहल, उत्सुकता, विस्मय, आश्चर्य। तो इतना उत्सुकता, इतने आश्चर्य उन्हें नहीं होता है कि कैसे किसी लड़की को जब देखते हैं कैसे वो छोटी सी बड़ी हो गई, कैसे उसमें गंभीरता आ गई, कैसे उसके हाव भाव में परिवर्तन हो रहा है और सारी चंचलता कहाँ गायब हो गई। तो ये सारा स्वरूप उन्होंने तुलना जो की है वो नदी के जल से की है। तब भी इनका इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। तो उन्होंने कहा जितना कि इस
बाल लीला को देखकर, इस बेटियों की बाल लीला देखकर, इन नदियों के स्वरूप को देखकर होता है। कहाँ भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब चूंकि बेटियों की से तुलना की गई है और बेटियों के बड़े होने पर जैसे पिता का कर्तव्य होता है कि वो पिता के कर्तव्य के हिसाब से जैसे वो उनको बड़े होते ही उन्हें विवाह के योग्य होते ही उनका विवाह, उनका हाथ पीला करने के लिए पिता परेशान हो जाता है, परेशान होकर के उनके लिए घर बर ढूंढता है। उसी चीज को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं लेखक। तो कहते हैं कहाँ भागी जा रही है? क्या ये बेटियां युवा हो गई हैं? क्या ये विवाह के योग्य हो गई हैं, या अपने ये पति के घर जा रही हैं? इस चीज को सोचकर उन्होंने इसी चीज से इसकी तुलना की है कि बेटियों की बाल लीला देखकर उन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अब उन्होंने कहा कि वास्तव में ये क्या है, कि कौन सी परंपरा है कि पिता के घर से निकल कर लड़कियां पति के घर तक की यात्रा पूरी करती हैं। ठीक वैसे ही ये नदियां हिमालय की गोद से जन्म लेकर के और समुद्र तक की यात्रा को पूरा करती हैं। तो पिता के घर से निकल करके समुद्र पति के घर तक इन्हें पहुंचना है, जिसके लिए ये तमाम रास्तों की ऊंचाई चौड़ाई सब पार करते हुए जाती हैं, जिसे देखकर लेखक को लगता है कि कौन सा लक्ष्य है? क्या ये अपने पति के घर जा रही हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है कि इन्हें पति के घर ही जाना है? अपने पिता के विराट प्रेम पाने पर भी, जैसे कहते हैं ना कि पिता कितना भी धनाढ्य हो, एक बेटी को जीवन भर अपने घर नहीं रख सकता। पिता कितना भी हिम्मत वाला हो, ताकत वाला हो, मगर उसे अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। ये सृष्टि का नियम है और इस सृष्टि के नियम के चलते ये परंपरा जीवन पर्यंत निभानी है। तो लेखक को भी इन नदियां जब गंगोत्री और जमुनोत्री से गंगा और जमुना निकल करके गंगा सागर तक समुद्र में मिलने जाती हैं, उस यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक ये कहते हैं, क्या ये पिता का अपार प्रेम पाकर भी इन्हें समुद्र में मिलना आवश्यक था? तो ये नियति है, ये भाग्य है और ये होना ही है। तो नदियां भी वैसा ही करती हैं। इसीलिए नदियों की तुलना लेखक ने यहाँ पर बेटियों से की है। जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अतृप्त मतलब असंतुष्ट, अतृप्त असंतुष्ट है, यानी इतना प्रेम पाने पर भी अगर ये असंतुष्ट है, तो वास्तव में इनके जीवन का लक्ष्य क्या है ये जानना जरूरी है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, यानी कि ऐसा कौन है जो वास्तव में इनके लिए बना है। प्यास मिटाने का मतलब पानी पीने से नहीं है, बल्कि ये जीवन के लक्ष्य से है कि इनके जीवन का लक्ष्य वास्तव में है क्या। पिता के घर से निकलकर पति के घर तक जाना ही इनका जीवन का लक्ष्य है, यही नियति है, इसी को भाग्य कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में यही पिता के घर से निकलकर पति के घर जाने पर ही इनकी प्यास मिटेगी, अर्थात यही ये नियति है। बर्फ चली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बंधुर अधित्तकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इसका लीला निकेतन। अब देखिए, मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर कुछ शब्द लिख देती हूँ कि
कुछ कठिन शब्द इसमें हैं जो आपके हिसाब से इस तरह से देखा जाए तो भी वो कठिन है, तो आपको उन शब्दों के भी अर्थ आने चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर, बंधुर मतलब था मुकुट, बंधुर का मतलब था मुकुट, आदित्यकाएं, आदित्यकाएं, आदित्यकाएं का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसको कहते हैं। तो पहाड़ के ऊपर की भूमि। फिर है उपत्यकाएं, 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 इसको कहते हैं तराई। जो निचला हिस्सा होता है उसको कहा गया है। और लीला, लीला निकेतन कहते हैं लीला करने का घर, खेल कूद का, या लीला निकेतन। लीला या खेल कूद, जो भी समझ लीजिए, आपके स्तर के लिए खेल कूद ही बहुत है। खेल कूद करने का घर, निकेतन मतलब घर होता है। तो ये आपके लिए समझ में आने वाली चीज थी। थोड़ा सरल शब्दों में कोशिश की है मैंने लिखने की। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि धरती, हिमालय के ऊपर की धरती, हिमालय की तराई और उसकी छोटी छोटी घाटियां जो उसके मुकुट की तरह चमकती हैं, ये सारी चीजें जो है वही जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के खेल कूद का स्थान होता है। और खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। अब इन पहाड़ी ऊंचाई स्थानों को छोड़कर तराई स्थानों पर आते हुए जब ये मैदानी स्थान पे पहुंचती हैं तो इन मैदानी स्थानों में पहुंच करके फिर ये कहाँ पहुंचती हैं? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल, ये सब वृक्षों का नाम है। अब ज्यादा नहीं लिखूंगी, बस इतना लिख देती हूं कि देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, सफेदा, कैल, ये सब क्या पेड़ हैं जो अपने आप पहाड़ी स्थानों पे बहुतायत मिलते हैं। तो फिर इनके पास तक पहुंचते पहुंचते इन्हें स्थिरता आ जाती है, इनमें फैलाव आ जाता है, ये शांत हो जाती है, इनकी चंचलता खत्म हो जाती है। फिर ऐसा लगता है ये अपनी पिछली बातों को याद करने के लिए स्थिर हो गए। जैसे कहते हैं अपनी चंचलता, मायके की जो चंचलता है, जब लड़की ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है तो उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। शांत मन से घर में बैठकर वो अपनी पिछली बातों को, अपने पिता के घर बिताए हुए पलों को याद करती है। तो नदियां जब इन जंगलों से होकर गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे अपने पिछले समय को याद कर रही हों, शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। पिता जब एक बार अपनी बेटी को विदा कर देता है तो विदा करने के बाद वो अपने दुख को, अपनी बेटी को परिवार के अन्य लोगों को भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसके मन में जो पिता
से बेटी जब अलग होती है तो पिता के मन में जो कष्ट होता है, उन कष्टों को वो अनुभव तो करता है, लेकिन उसे नियति मान करके, उसे उसी तरह की सृष्टि की जरूरत समझ करके वो ये सोचता है कि ये नियति है और इस नियति के आधार पर ही हम दुनिया चला सकते हैं। तो पिता इन सब चीजों को सोचते हुए अपने बुढ़ापे में बैठा हुआ जैसे सिर धुनता है, अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता है, याद करता है, तड़पता है, लेकिन वो बेटियां नियति हैं, बड़ी होते अपने पति के घर चली जाती हैं, बेटियां फिर उसे ही अपना घर मान लेती हैं। सृष्टि का जो नियम है, उस नियम से सृष्टि आज तक चलती आ रही है। तो लेखक ने इन नदियों को बेटियों की संज्ञा देकर ये दिखाया है कि ये पिता के घर से निकल करके पति के घर समुद्र में जा मिलती हैं, फिर अकेला बूढ़ा हिमालय पिता बनकर अपने मस्तक को धुनता है, उन्हें याद करता है, उनके सौंदर्य को, उनकी चंचलता को, उनके स्वरूप को याद करता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और कुछ रखा ही क्या है। अब इन्होंने कहा कि नदियां जब एक बार पहाड़ी स्थलों को छोड़कर मैदान की ओर निकल आती हैं तो फिर वो वापस वहां सिमट कर नहीं रह सकती। उनका जीवन वापस हिमालय की गोद में नहीं समा सकता। ठीक वैसे ही जैसे लड़कियां अपने पिता के घर से विवाह करके एक बार ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं तो फिर उनका स्थान मायके में सिर्फ मेहमान की तरह होता है। वो अपने पिता के घर हमेशा हमेशा के लिए जगह अपनी नहीं बना सकती। ये सृष्टि का नियम है। बेटियां विदा करने के लिए ही होती हैं। तो हिमालय को तो अपना कलेजा कड़ा करके उन नदियों को, अपनी बेटियों को समुद्र के पास भेजना ही था। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। और पिता से अगर कोई अपनी बेटियों के बारे में पूछता है तो पिता क्या करता है? उसके दुख में या तो मौन हो जाता है या तो ये कहता है कि संसार में यही नियति है, संसार का यही नियम है, तो इसे कोई भी टाल नहीं सकता। तो ये कहा जाता है। उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब आपको एक प्रश्न दिया जा सकता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को भारत के नक्शे पर दिखाइए। तो ये जितनी नदियों के नाम हैं इनको आप रेखांकित कर लीजिए। रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों को आप भारत के नक्शे पर अंकित करिए। आप एटलस देखकर उसके स्थान को खोजिए और फिर उसे बनाइए। ये आपका होमवर्क है। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब लेखक ने कहा कि हिमालय से निकलने वाली जितनी बड़ी नदियां हैं उन सबको तो याद हम करते ही हैं, उनके स्थान के, उसके महत्व को तो जानते ही हैं। और छोटी नदियां भी हैं जो एक नदियों से दूसरे में मिलते हुए समुद्र में समा जाती हैं, या कभी कभी एक नदी दूसरे नदी में समा जाती है और अपना अस्तित्व सीधे समुद्र तक पहुंचा देती है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि धीरे धीरे सब कुछ, सभी बेटियों का जो स्वरूप है वो आंखों के सामने नाचने लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने घूम गई हों।
वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अब आपको मैं बता दूं, यद्यपि हम बोलचाल में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को भी नदी कह देते हैं, मगर वास्तव में इन्हें ब्रह्मपुत्र को तो ये मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है ये इस नदी को नद कहना चाहिए। ये नद है, पुल्लिंग, और ब्रह्मा का पुत्र है, और इसका जो कपाट है वो बहुत चौड़ा है पुत्र के, और इसको माना जाता है कि हिमालय के हृदय को पिघल पिघल कर जो एक एक बूंद इकट्ठा हुई थी, उस इकट्ठा हुई बूंद का जो स्वरूप है वो नद के रूप में आ गया है। तो ये कहा गया है। तो हिमालय और सिंधु को, क्षमा चाहूंगी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को नद की संज्ञा दी गई है। तो मैं, आप निशान लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे की चीज को मैं इसके बाद के वीडियो में पढ़ाऊंगी। इस पैराग्राफ सिंधु और ब्रह्मपुत्र को, यहाँ से मैं अगले पैराग्राफ को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप इस पाठ के अंश को दोहराइए और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।